हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा बिजी डे हो गया था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे 151 क्वेश्चन से, जो कि जो 1500 क्वेश्चन सीरीज़ है उसमें का ये आई गेस कि 6th पार्ट होने वाला है, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे 250 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का निर्धारण होता है, यानी सामाजिक तथ्यों का निर्धारण कैसे होता है? उनकी प्रकारात्मक उपयोगिता से, उनकी बाध्यता से, उनके सामाजिक होने से या उनके धार्मिक होने से। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को बताया था कि वो प्रकारात्मक रूप से उपयोगी होते हैं, क्योंकि उपयोगी होते हैं इसीलिए उनको समाज मानता है, वरना तो फिर वो उनको मानेंगे ही नहीं कोई लोग। तो प्रकारात्मक उपयोगिता उनमें होती है, बाध्यता से, सामाजिक होने से या धार्मिक होने से नहीं होगा। तो निर्धारण कैसे होगा? सामाजिक तथ्यों का निर्धारण होगा प्रकारात्मक उपयोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के कार्य उसके मूल्यों से प्रभावित होते हैं, ये किस समाजशास्त्री का विचार है? दुर्खिम, वेबर, हैबरमास या फिर हीगल? तो व्यक्ति, या यहाँ पर कह सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। व्यक्ति कह लो या कह लो रिसर्चर, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो वो उसके मूल्य कहीं ना कहीं उसके उन कार्यों में निहित होंगे। ये किसका मानना था? तो मूल्य संदर्भिता की बात कौन करता है? वेबर करते हैं कि हमारे जितने भी कार्य हैं वो हमारे मूल्यों से प्रभावित होंगे ही होंगे, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि मूल्य तटस्थता अपनाई जाए। ये बात वेबर ने कही थी। तो ये जो कथन है ये वेबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्टेहन मेथड क्या होता है? इसमें ये पूछा जा रहा है, वर्स्टेहन मेथड क्या होता है? कर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं और परिस्थिति के द्वारा अध्ययन, घटना का उसी रूप में वर्णन जैसी वो है, या फिर घटना का अपने अनुसार वर्णन, या घटना का वर्णन समाज के दृष्टिकोण से। तो वर्स्टेहन मेथड क्या है? तो वर्स्टेहन मेथड, या इसको कहेंगे समझपरक अध्ययन। इसमें हम क्या करते हैं, एक तो जो करता है उसका दृष्टिकोण देखते हैं कि उसने कोई कार्य किया है तो क्यों किया है, और साथ में जो परिस्थिति है या जो समाज है, किस परिस्थिति में उसने वो कार्य किया है, हम वो चीज़ भी देखते हैं, और फिर जो हमारी समझ में आता है हम उसको सत्य मानते हैं। तो वर्स्टेहन मेथड में कर्ता की व्यक्तिगत भावना और परिस्थिति दोनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की परिभाषा उन समान गुणों के संदर्भ में ही की जा सकती है जो हर धर्म में पाए जाते हैं। धर्म की ये परिभाषा किसकी है? धर्म क्या है? कुछ समान गुण हैं जो कि हर धर्म में पाए जाते हैं, ऐसा किसने कहा? दुर्खिम, वेबर, मार्क्स या फिर ब्राउन? तो दुर्खिम ने नैतिकता से जोड़ा, साथ में इन्होंने टोटम से जोड़ा, समाज को ही धर्म का एक सामूहिक चेतना से इन्होंने जोड़ा धर्म को। लेकिन यहाँ पर समान गुणों की बात की जा रही है, कुछ समझ आया? समान एथिक्स, और एथिक्स की बात कौन करता है? वेबर करते हैं कि कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं, और यही धर्म है। ये किसने कहा था? वेबर ने कहा था। एथिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक विश्वास होते हैं सामूहिक प्रतिनिधान का रूप, सामूहिक एकता का रूप, या सामूहिक दंड का रूप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो धार्मिक विश्वास होते हैं, धार्मिक विश्वास वो क्या होते हैं? वो उनमें सामूहिक प्रतिनिधान होता है। जितने भी धार्मिक विश्वास होंगे वो सामूहिक प्रतिनिधान का ही रूप होते हैं। दंड और एकता ये सटीक नहीं बैठ रहा है, इसमें सबसे जो एप्रोप्रिएट है वो है सामूहिक प्रतिनिधान। ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, धार्मिक अनुष्ठान समाज द्वारा स्थापित वे क्रियाएं हैं जो इन विश्वासों से प्रभावित होती हैं। ये किसने कहा है? धार्मिक अनुष्ठान क्या है? समाज द्वारा स्थापित कुछ क्रियाएं जो कि विश्वास से प्रभावित होती है, उसके पीछे विश्वास निहित होते हैं। ऑप्शन है वेबर, इवांस प्रिचार्ड, दुर्खिम और मेलिनोवस्की। तो ये किसने कहा कि जो अनुष्ठान है उसमें कुछ विश्वास निहित होते हैं?
तो ये कहा था आपके दुर्खीम ने। धार्मिक अनुष्ठानों की मोस्टली बात भी दुर्खीम ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा इसमें से गलत है? ये सामाजिक प्रतिनिधानों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक प्रतिनिधानों से प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। ये भी सही बात है कि हमें कैसी कार्य करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करते हैं। सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, यानी कि कैसा करना चाहिए हमें ये भी बताएंगे, और टैबू क्या क्या निषेध है वो चीज़ भी हमें धार्मिक अनुष्ठानों से पता चलती है। तो ये तीनों ही सही हैं, यानी कि राइट कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तीनों ही सही आंसर है। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक समुदाय क्या होता है? नैतिक समूह, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में, या फिर सामाजिक एकता में बाधक, या फिर शोषण का आधार। तो दुर्खीम ने धर्म को क्या माना है, किससे जोड़ा है? अभी मैंने बताया था, एक तो सामूहिक चेतना से जोड़ा है, और किससे जोड़ दिया है? टोटम से जोड़ दिया, पवित्र अपवित्र की धारणा से जोड़ दिया, और साथ में नैतिकता से जोड़ा है। तो धार्मिक समुदाय दुर्खीम के अनुसार नैतिक समूह होते हैं, जो कि नैतिकता के आधार पर चलते हैं, नैतिकता के आधार पर आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं। यहाँ पर शोषण का आधार अगर पूछे तो फिर यहाँ पर हो जाता मार्क्स। मार्क्स ने धर्म को शोषण का आधार माना था कि इसी के आधार पर वो झूठी चेतना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए धार्मिक विचारों का विश्लेषण किसने किया है? धार्मिक विचार यानी कि जो एथिक्स होते हैं उनका विश्लेषण, और पद्धति कौन सी है? ऐतिहासिक तुलनात्मक। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि वेबर ने, जब उन्होंने धर्मों की तुलना की थी, उसमें कुछ एथिक्स बताए थे जो कि पूंजीवाद का कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक विचारों की तार्किकता पूंजीवाद का आधार है, ये किसकी कृतियों में स्पष्ट होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, धार्मिक विचारों में अगर तार्किकता है, या फिर जो एथिक्स हैं वो ऐसे कहते हैं कि पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है, और ब्याज देना अच्छा माना जाता है, ऐसा कुछ कुछ अगर बोलते हैं तो वहाँ पर पूंजीवाद आएगा। ये सब बातें कौन करता है? वेबर करते हैं। वेबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत है और वाहन है, ये विचार किसने आधार मानकर राज्य द्वारा आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का विरोध किया? इसमें क्या पूछ रहा है कि श्रम विभाजन अगर होगा तो आर्थिक प्रगति होगी, ये किसने कहा है? और साथ में उन्होंने और क्या चीज करी है कि राज्य को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक लेजस फेरे स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेजस फेरे स्टेट और श्रम विभाजन द्वारा आर्थिक प्रगति होती है, ये सब बातें कौन करता है? ये सब कहते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ मानते हैं कि जिस राष्ट्र में जितना अधिक श्रम विभाजन होगा वो उतना ही आर्थिक प्रगति करेगा, और इसीलिए इन्होंने कहा था कि एक लेजस फेरे स्टेट यानी कि बिल्कुल अहस्तक्षेप वाला राज्य होना चाहिए, जो कि आर्थिक व्यवस्था में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे, और जो निजी पूंजी है उसको प्रोत्साहन मिले, बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहन मिले, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में डूब जाती है और उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता, तो ऐसे समाज को क्या कहते हैं? जहां पर व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में डूब जाए, एकदम से उसका अस्तित्व ना रहे, व्यक्ति का खुद का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, समाज ही उसके लिए सर्वोपरि है, तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक, सावयवी, औद्योगिक या फिर सैनिक। तो जहां पर व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में एकदम खो गई, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो एकदम यंत्रवत हो गई, तो वो समाज हो जाएगा यांत्रिक। और जहां पर व्यक्तिगत चेतना रहेगी वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सावयवी। अगला क्वेश्चन, भौतिक एवं नैतिक सघनता ही श्रम विभाजन का आधार है। भौतिक और नैतिक सघनता श्रम विभाजन का आधार है, किसका मानना था? दुर्खीम, एडम स्मिथ, वेबर या फिर मार्क्स। तो ये जो कथन है ये संबंधित है दुर्खीम से। भौतिक और नैतिक एकता,
इसी के आधार पर श्रम विभाजन होता है। इन्होंने क्या कहा था, श्रम विभाजन होता है क्योंकि नैतिक जो पारस्परिकता है, जो अन्योन्याश्रिता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहने की जो चीज़ है, नैतिक घनत्व की बात की है, ये सब कौन करते हैं, दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन के कारण कार्यात्मक एकता भंग होती है, अर्थव्यवस्था एवं अपर्याप्त संगठन के अभाव के कारण एकीकरण का ह्रास होता है और उत्पादकता घटती है। ये किसका मानना था? अर्थात इसमें पूछ रहा है कि कौन सा थिंकर है जो कि श्रम विभाजन के अगेंस्ट थे, कि इससे कार्यात्मक एकता भंग होगी और इसमें संगठन पर्याप्त नहीं होगा, जिससे कि एकीकरण खत्म होगा और उत्पादकता कम हो जाएगी। ऐसा किसका मानना था? एडम स्मिथ, दुर्खीम, एंथनी गिडिंग्स या फिर कार्ल मार्क्स? तो ये जो कथन है ये संबंधित है एंथनी गिडिंग्स से। एंथनी गिडिंग्स ने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा श्रम विभाजन होगा तो जो एकता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक संगठन रह नहीं पाएगा सही से और उससे क्या होगा, उत्पादकता घट जाएगी। एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन के कारण श्रमिक वर्ग का अमानवीकरण होता है। श्रमिक वर्ग का अमानवीकरण होता है, ये किसका मानना था? दुर्खीम, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर फिर से श्रम विभाजन के अगेंस्ट कौन जा रहा है, और एलाइनेशन, अमानवीकरण को एलाइनेशन बोलते, तो एलाइनेशन की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स। श्रम विभाजन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो श्रमिक वर्ग का एलाइनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें असमानता, शोषण और वर्गों का ध्रुवीकरण अपने चरम पर होता है। ये किसका मानना था? मार्क्स, वेबर, सिमेल या फिर दुर्खीम? तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वर्गों का ध्रुवीकरण, यानी कि एक बहुत ज़्यादा धनी है, एक बहुत ज़्यादा निर्धन है, एक के पास सब कुछ है, वो हैब्स है, एक के पास हैब्स नॉट कुछ भी नहीं है, और वो जो हैब्स है वो हैब्स नॉट का शोषण करता है, असमानता बनी रहती है। ऐसी परिभाषा पूंजीवाद की किसने दी है? मार्क्स, वेबर, सिमेल, दुर्खीम में से तो ये दी है कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि मार्क्स ही पूंजीवाद को एकदम से जड़ से खत्म करना चाहते थे, क्योंकि पूंजीवाद में श्रमिक वर्ग का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पूंजीवादी समाज का आधार है उत्पादक श्रम का तर्कसंगत संगठन। ये किसने माना था? वेबर, मार्क्स, होजर या फिर डेरेंडॉर्फ? तो आधुनिक जो पूंजीवादी समाज है इसमें क्यों, इसका आधार क्या है? क्योंकि उत्पादक श्रम का तार्किक संगठन बना हुआ है। ये किसका मानना था? तो ये मानना था आपके वेबर का। तार्किकता की बात हो रही है ना, तो तार्किकता की बात कौन करेगा? वेबर करेंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक संरचना का अभिप्राय परिवार, जनजाति या राष्ट्र या समाज जैसे निरंतर चलने वाले समूह से है तथा इसके अध्ययन के लिए समाजशास्त्रियों को अन्योन्य क्रिया पर्यवेक्षण को छोड़कर उच्चतर स्तर के अमूर्तीकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये संरचना की परिभाषा किसने दी है? सामाजिक संरचना में क्या क्या आ गया? परिवार, जनजाति, राष्ट्र जैसे निरंतर चलने वाले समूह, इनके अध्ययन के लिए अगर हम कर रहे हैं तो समाजशास्त्रियों को जो अंतःक्रियावादी जो उनका पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ करके उच्चतर स्तर के अमूर्तीकरण का अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा किसका मानना था? तो ये कथन संबंधित है आपके बहुत ही फेमस थिंकर इवांस प्रिचार्ड से। नया डेफिनेशन है, इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने भाषा शास्त्रीय अध्ययनों में किसने संरचना तथा सामाजिक संबंधों को अलग किया और संरचना को मस्तिष्क में बनने वाले प्रारूपों से जोड़ा है? लेवी-स्ट्रॉस, ब्राउन, मेलिनोवस्की या फिर लोवी? तो संरचना को बताया कि मस्तिष्क से बनने वाले प्रारूप हैं और संरचना वास्तविकता नहीं है। संरचना और संबंध अलग अलग हैं। संरचना वास्तविकता नहीं है और संरचना हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे प्रारूपों में विद्यमान रहती है और कुछ नहीं है। ये सब मानना था लेवी-स्ट्रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय चिंतन को एक क्रम में प्रस्तुत करते हुए किसने सर्वप्रथम जादू, धर्म और विज्ञान के नियमों को बताया है? मेलिनोवस्की, टायलर, फ्रेजर एंड ब्राउन। तो सबसे पहले जादू, धर्म, विज्ञान की बात कौन करता है? सबसे पहले पूछ रहा है तो वो हो जाएंगे आपके फ्रेजर। जादू, धर्म, विज्ञान, इन तीनों के नियमों को बताया किसने? सबसे पहले फ्रेजर ने।
अगला क्वेश्चन, संस्कृति अंशतः मानवीय और अंशतः आध्यात्मिक है जिसकी मदद से मनुष्य अपने सामने आने वाली कठिन से कठिन समस्याओं से जूझ सकता है। संस्कृति का ये कार्यात्मक दृष्टिकोण किसका है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड या फिर लेवी स्ट्रॉस? तो संस्कृति के आधार पर प्रकार का विश्लेषण किसने किया है? तो वो किया है आपके मेलिनोवस्की ने। और संस्कृति को उन्होंने माना था कि कुछ हद तक मानवीय है और कुछ हद तक आध्यात्मिक है, और इसके आधार पर संस्कृति के द्वारा ही मनुष्य अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, जीववाद या आध्यात्मिक जीवों में विश्वास आदिम धर्म का सार है। जीववाद या फिर आध्यात्मिक जीवों में विश्वास, इसी के आधार पर धर्म को परिभाषित किया है किसने? टायलर, फ्रेजर, मेलिनोवस्की, और लास्ट ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन। तो जीववाद या आत्मवाद, ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है टायलर से, जीववाद या फिर आत्मवाद। और प्रकृतिवाद अगर पूछता है तो वो हो जाएगा मैक्स मूलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन नामक कृति में किसने धर्म, जादू, विज्ञान के संबंध में विशिष्टता में सर्वत्रता तर्क संगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सिद्धांत भी दिया गया है, विशिष्टता में सर्वत्रता का तर्क संगत सिद्धांत दिया है, और पुस्तक का नाम है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। तो ये जो पुस्तक है ये आपके मेलिनोवस्की की है, और इसका राइट आंसर भी मेलिनोवस्की है। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट क्षेत्र और समयावधि में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया ही वो आनुभाविक यथार्थ है जिसका नृशास्त्रीय विवरण, विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का, मेलिनोवस्की का, लेवी स्ट्रॉस का या फिर कॉम्टे का? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? एक तो नृशास्त्रीय विवरण की बात हो रही है, तो आपको पहले ही पता चल गया ब्राउन, मेलिनोवस्की में से कोई होगा। फिर अब थोड़ा सा और इसको पढ़ोगे तो क्या बोल रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन से कौन संबंधित रहे हैं? ब्राउन रहे हैं। आनुभाविक यथार्थ की बात हो रही है, विशिष्ट क्षेत्र समयावधि में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया जिसमें आनुभाविक यथार्थ है, यानी संरचना को वास्तविकता से कौन जोड़ रहा है? तो ये सब किसकी तरफ संकेत करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन की तरफ। राइट आंसर ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना एक अमूर्त कल्पना ना होकर के एक आनुभाविक तथ्य है, एक समग्रता है जिसमें विभिन्न भाग क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। अब इस परिभाषा में क्या बात हो रही है? एक समग्रता जिसमें भागों की क्रमबद्धता है। तो भागों की क्रमबद्धता की बात करते हैं SF नाडेल। ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं की वो व्यवस्था है जिससे संभव होती है। ये किसका विचार है? रेमंड फर्थ, रेडक्लिफ ब्राउन, कॉम्टे या फिर लेवी स्ट्रॉस? यहाँ पर ये परिभाषा में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सामाजिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं का वह व्यवस्था है जिससे सामूहिक क्रियाएं संभव होती हैं। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ तो आपको पूरा दिख जाएगा। सामाजिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था जिसमें सामूहिक क्रियाएं संभव बन पाती हैं, ऐसा किसका मानना था? ऑप्शन रेमंड फर्थ, ब्राउन, कॉम्टे या फिर लेवी स्ट्रॉस का। तो यहाँ पर बात हो रही है व्यक्तियों के संगठन की। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नाडेल ने संबंधों को संरचना में बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और मस्तिष्क के प्रारूपों की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं, और व्यक्तियों के संगठन की बात अगर आती है तो वो आपका सीधा सीधा जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन को। तो ये जो परिभाषा है ये भी रेडक्लिफ ब्राउन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में भेद करते हुए किसने संरचनात्मक रूप को अपेक्षाकृत स्थायी सामाजिक नियमों में प्रतिबिंबित होता हुआ माना है? तो यहाँ पर जो की टर्म आपको मिल रही है वो है सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में भेद, और ये किसने किया है? ब्राउन, मेलिनोवस्की, इवांस प्रिचार्ड या फिर क्लिफोर्ड गीच? तो सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बताया है आपके रेडक्लिफ ब्राउन ने। ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मानवीय समाज को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना होता है, और वो शर्तों को एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नाम दिया अस्तित्व की अनिवार्य दशाएं। अर्थात समाज को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। ये किससे संबंधित है? मेलिनोव्स्की, नाडल, ब्राउन या फिर कॉम्टे। तो समाज को बनाए रखने के लिए अस्तित्व की अनिवार्य दशाएं, ये बात है, बात करते हैं ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने प्रकारवादी विश्लेषण में कहा कि प्रकार की अवधारणा में संरचना की अवधारणा निहित होती है, जिसमें इकाइयों के संबंधों का समुच्चय और अंगभूत अवयवों की गतिविधि से बनी जीवन प्रक्रिया से अनुरक्षित संरचना की निरंतरता शामिल होती है। बहुत बड़ी सी परिभाषा है, लेकिन इसको आप शॉर्ट में समझो। प्रकार की अवधारणा में एक तो संबंधों का समुच्चय और अवयवों की गतिविधि और साथ में संरचना की निरंतरता, ये 3 वर्ड याद रखना। और ये जो परिभाषा है ये है रेडक्लिफ ब्राउन की। संरचना की निरंतरता, अंगभूत अवयवों की गतिविधि से बनी प्रक्रिया, ये सब बात जो संरचना की परिभाषा है ये किसकी है? ब्राउन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार और दुष्प्रकार को किस अवधारणा से संबोधित किया है? अगर प्रकार है तो उसको क्या कहेंगे, अगर दुष्प्रकार है तो उसको क्या कहेंगे? रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग फंक्शन, डिसफंक्शन, यूनोमिया, डिस्नोमिया, एनोमी, ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ एबव। तो फंक्शन डिसफंक्शन की बात करते हैं मर्टन, और एनोमी दुर्खीम से संबंधित हो जाएगा। और जो रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने प्रकार और दुष्प्रकार को यूनोमिया और डिस्नोमिया से संबोधित किया है। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आज के जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें के 30 क्वेश्चंस मैंने अभी करवा दिए हैं। इसका सेकेंड पार्ट शाम तक आपको मिल जाएगा, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीटली देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।